महाभारत में जो संजय थे वो भविष्य देख सकते थे। धृतराष्ट्र को महाभारत की लाइव तस्वीरें बता रहे थे, लेकिन शिवसेना के संजय राउत महायुति का भविष्य तो नहीं देख पाए। शिवसेना उद्धव गुट का भी नहीं देख पाए। हां, लेकिन जो विवाद इस वक्त महायुति में है उसे लेकर मौके पे चौका जरूर मार रहे हैं और इस मामले में आग में घी का भी काम कर रहे हैं। इसे मराठी अस्मिता से जोड़ रहे हैं कि अब महाराष्ट्र का कोई भी फैसला दिल्ली से होगा। क्या इसका कोई इंपैक्ट होगा महायुति पे? हो भी सकता है, इसे इनकार भी नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या होगा यह देखने वाली बात होगी। इस पर हमारी नजर आएगी। आगे बढ़ते हैं। जुबानी दंगल यहां भी है और जुबानी दंगल संभल पर भी है। संभल विवाद सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंचा। इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कई व्यवस्थाएं की। संभल में मस्जिद के सर्वे को लेकर हुई हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अहम निर्देश दिया। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि निचली अदालत को इस मामले में कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बिना कुछ भी न किया जाए। हालांकि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से यह भी पूछा कि वो सुप्रीम कोर्ट आने से पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। दरअसल यह याचिका मस्जिद कमेटी ने दाखिल की है। मस्जिद पक्ष ने स्थानीय कोर्ट के सर्वे के आदेश को चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या 227 के तहत हाई कोर्ट जाना उचित नहीं है? बेहतर होगा कि हम इसे यहीं लंबित रखें। आप अपनी दलीलें उचित पीठ के पास दायर करें। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि हम नहीं चाहते कि इस बीच कुछ भी हो। उन्हें आदेश को चुनौती देने का अधिकार है। वो रिवीजन या 227 याचिका दायर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जिला प्रशासन सभी दलों के प्रतिनिधियों के साथ शांति समिति बनाएगा। हमें पूरी तरह से तटस्थ रहना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि कुछ भी ना हो। इस बीच याचिकाकर्ता ने कहा कि मेरी जानकारी के मुताबिक देश भर में इस तरह के 10 मुकदमे लंबित हैं। इनमें से 5 यूपी में हैं। इस मामले में जो तरीका अपनाया जा रहा है वो ये है कि मुकदमा दायर किया जाता है और फिर कहानी गढ़ी जाती है। इस पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। आज इस मामले में जो वहां की मस्जिद कमेटी है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज करिए और अगर हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं तो 3 वर्किंग डे के अंदर सुनवाई हो। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट जो है वो सील कवर में दाखिल की जा सकती है और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि हम इस केस के मेरिट्स पे कोई एक्सप्रेशन या कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दे रहे हैं। ये सारी बातें हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। पीस और हार्मनी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपनी चिंता जाहिर की और स्टेट ऑफ यूपी के जो वकील थे KM नटराजन साहब, उन्होंने कहा कि वो सारे कदम लेंगे पीस और हार्मनी को मेंटेन करने के लिए। संभल मामले में अभी भी सियासत जारी है। इसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। खासकर यूपी में कांग्रेस के मुस्लिम नेता सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। क्या कहना है सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद और यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का, आपको सुनवाते हैं। देखिए, 5 लोगों की हत्या हुई, 5 लोगों की हत्या हुई और ऐसी अराजकता पूरे देश के अंदर होगी। यही अजमेर के अंदर हो रहा है। तो हम तो कल कई दिन से कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेकर के रोक लगाने का काम किया। हम तहे दिल से उसका शुक्र भी अदा करते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद देश के अंदर ये जो अराजकता का माहौल बनाने की तैयारी थी, इसके ऊपर रोक लगेगी। माननीय न्यायालय का हम सम्मान करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी आदेश दिया है हम उसका सम्मान करेंगे, उस आधार पर काम करेंगे। और सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है कि हम किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने नहीं देंगे। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे और निष्पक्ष जांच करा करके जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये हमारी प्रतिबद्धता है। जब निचली अदालत के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जा सकता है तो फिर विवाद की स्थिति क्यों कायम की गई? और मैं ये सवाल पिछले 3 दिन से लगातार पूछ रहा हूं कि जब ऊपरी अदालत की हमारे देश में व्यवस्था है, जब दूसरे अदालत का रुख कर सकते हैं, तो फिर उन्मादी और भड़काऊ नारे लेकर सड़क पर उतरने की क्या आवश्यकता थी? हाथ में तलवार और तमंचे लहराने की क्या आवश्यकता थी? कौन था इसके पीछे जिसने अफवाह फैलाई कि मस्जिद के अंदर खुदाई की शुरुआत की जा रही है, खुदाई की जा रही है? सवाल इस बात को लेकर है। एक तरफ आप संविधान की बात कहते हैं और दूसरी तरफ आप धर्म को तरजीह देते हैं। ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? इधर देखिए, संभल जा रहे मौलाना तौकीर रजा को हिरासत में ले लिया गया। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान शुक्रवार को जुमे की नमाज
अदा करने के लिए बरेली से संभल रवाना हो गए। संभल रवाना होने से पहले मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि लखनऊ और दिल्ली की लड़ाई में मुसलमान को पीसा जा रहा है। दरअसल यूपी में जो कुछ हो रहा है वो सब दिल्ली के इशारे पर हो रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार पर साजिश करने का आरोप भी लगा दिया। साथ ही संभल की जामा मस्जिद विवाद पर हिंदू संगठनों को लेकर आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि आतंकी संगठन के लोग पत्थर लेकर गए थे और हिंसा भड़काई। तौकीर रजा ने कहा कि पुलिस और प्रशासन ऑर्डर आने के लिए रिसीव करने के लिए बैठा हुआ था और आदेश के आते ही सर्वे शुरू कर दिया गया। इसके बाद भी मुसलमान चुप रहा। इसके बाद जब दंगे नहीं हुए तो दूसरे सर्वे के बहाने मस्जिद में घुसे। हिंदू आतंकी संगठन के लोगों को मस्जिद में लेकर घुसना, जूते पहनकर घुसना, धार्मिक उन्माद के नारे लगाए गए। पत्थर लेकर वो लोग आए थे ताकि अगर मुसलमान पत्थर ना चलाए तो उन पर पत्थर बरसाएं, इससे पुलिस को गोली चलाने का मौका मिले। ये पूरी जहरीली तकरीर तौकीर रजा ने जो की, इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सुनिए तौकीर रजा ने किस तरह से जहरीला बयान दिया। प्रशासन और पुलिस बिल्कुल अलर्ट बैठा हुआ था कि बस ऑर्डर आना है तो हाथ के हाथ ऑर्डर, हाथ के हाथ उस पर कंप्लाइंस और सीधे मस्जिद में घुस जाना। यहां तक मुसलमानों ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, सब्र से काम लिया। लेकिन दूसरा सर्वे जब इन्हें ये लगा कि मुसलमान रिएक्शन नहीं दे रहा है, हम दंगा कराना चाहते, दंगा कराने में नाकाम हो गए, तो दूसरे सर्वे के बहाने मस्जिद में घुसे, जूते पहन के घुसे और हिंदू आतंकवादी संगठनों को साथ लेकर गए और धार्मिक उन्मादी नारे लगवाते हुए गए और पत्थर अपने साथ लेके गए थे कि अगर मुसलमान पत्थर नहीं फेंकेगा तो हम मुसलमान पर पत्थर फेंकेंगे ताकि पुलिस को मुसलमानों पर गोली चलाने में आसानी हो जाए। अब तौकीर रजा अपनी बातों को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। तौकीर रजा कह रहे हैं कि पुलिस और प्रशासन अलर्ट बैठा हुआ था। तो तौकीर रजा से यह पूछा जाना चाहिए था कि भाई तौकीर रजा साहब ये बताइए, क्या पुलिस और प्रशासन को अलर्ट नहीं होना चाहिए? दूसरी बात ये, तौकीर रजा अपने हिसाब से चीजों को तोड़ मरोड़ रहे हैं, अपने हिसाब से चीजों को इंटरप्रिटेट कर रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ एक पक्ष की तरफ से किया जा रहा है? यह भी सवाल मैं पिछले 3 दिन से लगातार पूछ रहा हूं। तमिलनाडु के किसान की जमीन वक्फ बोर्ड की क्या निकली कि देश में फिर से वक्फ कानून पर तगड़ी बहस छिड़ गई है। यह बहस हमें 12वीं सदी में ले जाती है, जब मोहम्मद गौरी ने भारत में वक्फ की नींव रखी थी। आज वक्फ बोर्ड के पास लाखों एकड़ की जमीन है, 9 लाख एकड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी बताई जाती है, जिस पर केंद्र सरकार नया कानून लाकर नियंत्रण करना चाहती है, उसमें अमेंडमेंट करना चाहती है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले के 70 साल के किसान राजगोपाल अपनी बेटी की शादी के लिए अपनी 1.25 एकड़ जमीन बेचना चाहते थे। सब रजिस्ट्रार ऑफिस में उन्हें 20 पन्ने का दस्तावेज दिखाया गया, जिसमें लिखा था कि उनकी जमीन तमिलनाडु वक्फ बोर्ड की है। और सिर्फ राजगोपाल की जमीन ही नहीं, बल्कि उनका पूरा गांव, ध्यान से सुनिएगा गांव का नाम तिरुचेंथुरई, जहां 1500 साल पुराना सुंदरेश्वर मंदिर है, इसे भी वक्फ की जमीन बताया गया। अब सभी गांव वाले, पूरा देश हैरान रह गया कि मामला क्या भाई। आसपास के 18 और गांव को भी वक्फ की संपत्ति बताया गया। भारत में तकरीबन अनुमान के मुताबिक 9.5 लाख एकड़ जमीन वक्फ की है, जो लगभग 3804 स्क्वायर किलोमीटर के बराबर है। यह कहते हैं कि भाई उधर से कहा जाता है कि वो फलानी जगह हमारी, फलानी जगह हमारी, इधर से वक्फ बोर्ड कहता है कि फलाना मंदिर हमारा, फलाना गांव हमारा, सब कुछ हमारा। तेरा मेरा करने के भाई मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। दूसरी तरफ की कहानी कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। आपको बताऊं, वक्फ की संपत्ति की शुरुआत सिर्फ 2 गांव के दान से हुई थी। और आज की तारीख में जानकार बताते हैं कि भारतीय रेलवे और भारतीय सेना के बाद वक्फ बोर्ड भारत में तीसरा सबसे बड़ा जमींदार है। इसकी शुरुआत 12वीं सदी के अंत में अविभाजित भारत के पंजाब के मुल्तान में हुई और दिल्ली में राज करने वाले सुल्तानों के शासनकाल में फैलता गया। जब वक्फ किसी मंदिर पर दावा कर दे, किसी गांव पर दावा कर दे, 1500 साल पुराने मंदिर पर दावा कर दे, तब ये तौकीर रजा और इस जैसे जितने सेक्युलरिज्म के चश्मे वाले लोग हैं, ये सब चैन की बंसी बजा रहे होते हैं।
आराम से कंबल ताने सो रहे होते हैं, लेकिन जब इधर से कोई दावा किया जाता है तो फिर कहते हैं कि मुसलमानों को उकसाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है, मस्जिदों को गलत नजरों से देखा जा रहा है। उकसाने की कोशिश, कॉन्स्पिरेसी, साजिश दोनों तरफ से की जाती है। इसलिए हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना होगा, चाहे इस तरफ से कोई हो, चाहे उस तरफ से तौकीर रजा या उस जैसा कोई नेता हो। हेलो बेटा। पापा आप कब आओगे? मिस्टर विकास के साथ कौन है? बस बेटा थोड़ी देर और। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू।